जादुई चमगादड़। बाबू सोमनाथ रिटायरमेंट के 10 वर्ष बाद भी अपने सिंचाई विभाग के ऑफिस के चक्कर काट रहे थे। उनकी एक छोटी सी भूल के कारण उनकी पेंशन रुक गई थी। एक दिन, देखो भाई, ऑफिस के इस टेबल से उस टेबल तक चक्कर काटते हुए अब तो मेरी शक्ति जवाब दे गई है। आखिर कोई तो उपाय होगा। तुम तो मेरे पड़ोस में रहते हो, तुमसे घर की हालत छिपी नहीं है। बाबूजी, मैं क्या करूं? मेरे यहाँ से तो आपकी फाइल सालों पहले ही निकल गई थी। मेरी कोशिश के बावजूद भी आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? बिना पेंशन के घर का खर्चा चलना मुश्किल हो गया है। पत्नी भी बीमार रहती है। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। मैं आज बड़े साहब से बात करता हूं। सोमनाथ बाबू अपनी फाइल हाथ में उठाए चप्पल घसीटते हुए चले गए। घर जाकर छड़ी एक कोने में टिकाई और पत्नी शोभा के नजदीक कुर्सी खींचकर बैठ गए। कुछ हुआ क्या? होना क्या है, वही ढाक के 3 पात। बात तो करके आया हूँ, देखो क्या होता है। सोमनाथ आंखें बंद करके पीछे सिर टिकाकर बैठ गए और अतीत में चले गए, जब इंजीनियरिंग करने के बाद उनका चयन सिंचाई विभाग में हुआ था। घर आते ही बाबूजी ने कहा था, बेटा सोम, हमेशा याद रखना, कभी बेईमानी मत करना और रिश्वत से दूर रहना। बहुत तरक्की करोगे। जी बाबूजी, पर कुछ लोगों से पता चला कि ये विभाग तो कोयले की कोठरी है, जहाँ से कोई बिना कालिख लगाए निकल ही नहीं सकता। अरे लोगों को कहने दो, तुम हमेशा अपने दिल की सुनना। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि लगता है बिना बेईमानी के गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, पर धैर्य मत छोड़ना। सोमनाथ बाबू ने बाबूजी की बात पर जीवन भर अमल किया था, परंतु रिटायर होने के कुछ दिन पहले ही जब पत्नी शोभा का हार्ट का ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन में पूरे 10 लाख खर्चा होगा। जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करा लीजिए, वरना कभी भी कुछ हो सकता है। सोमनाथ बाबू क्या करते? बच्चों से कोई उम्मीद करना ही बेकार था। उन्होंने अपनी ईमानदारी की कमाई से दोनों बेटों को उच्च शिक्षा दिलवाई थी, पर बच्चों को अपना देश भी नहीं भाया। वो परदेश में ही जाकर बस गए। बड़ा बेटा अमेरिका में था, छोटा लंदन में। वहीं जाकर दोनों ने शादी भी कर ली थी। शुरू में तो उनकी चिट्ठियां आती रहती थी, पत्नियों की फोटो भी भेजी थी, पर अब 10 सालों से किसी की कोई चिट्ठी नहीं आई। उन दिनों फोन की भी इतनी सुविधा न थी। कभी कभी हम लोग खुद ही क्यों न एक बार उनके पास चले, देखें तो सही हमारे इतने लायक बेटों ने हमसे क्यों मुंह मोड़ लिया। हमारे पास इतने पैसे कहाँ है कि हम विदेश जा पाएं। जो लोग जाते हैं उनके बच्चे ही उनके जाने की व्यवस्था करते हैं। पत्नी बेटों के गम में घुलती रही और दिल का रोग लगा बैठी। आखिर सोमनाथ बाबू को अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए की व्यवस्था करनी ही पड़ी। वही पहली और आखिरी बार उन्होंने किसी से मदद ली थी, पर उस मदद को रिश्वत का नाम दे दिया गया था। रिटायर होने पर उनके सारे पैसे रोक दिए गए थे। आज 10 साल हो गए। कोर्ट और ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते उनके गहने तक बिक गए थे। अब जीवन का आखिरी सहारा ये घर ही बचा था। अचानक, सुनिए जी, अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा? घर बेच देंगे, किराए के घर में रहेंगे और क्या। ऐसी औलादों के लिए ही हमने जीवन भर तपस्या की, जिन्हें हमारी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। नहीं शोभा, गलती हमारी है। हम ही तो चाहते थे ना कि हमारे बच्चे सबसे अव्वल रहें। आज वो सबसे अव्वल है। लोग कहते हैं कि आपके बच्चे तो परदेश में हैं, आपको क्या कमी है, पर हमारी वास्तविक स्थिति कोई नहीं जानता। सोमनाथ बाबू और शोभा ने खाना खाया और आराम करने लगे। तभी रोशनदान से एक चमगादड़ आकर उनके कमरे में टेबल पर रखी फाइल पर बैठ गई। फाइल के पन्ने फड़फड़ाने लगे। अब कौन सा अपशकुन होने वाला है? चमगादड़ तो बड़ी ही अशुभ कही जाती है। ये भी मरी हमारे घर में ही घुस गई। सोमनाथ बाबू ने उसको किसी तरह उठाकर बाहर भगाया। लौट कर आए तो देखा उस फाइल में नोटों की गड्डी रखी थी। ये पैसे कहाँ से आए? शोभा, तुमने रखे थे क्या? मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं आपको साइकिल से जाने देती, आपका चश्मा न बना देती।
घर चारों तरफ से टूट फूट रहा है, उसकी मरम्मत न करवा लेती? आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। उन्होंने पैसे गिने तो पूरे 50,000 रुपए थे। शोभा, हमारी किस्मत खुल गई। ये देखो, पूरे 50,000 रुपए हैं। ये कैसे संभव है? चलो, हमारी परेशानी देखकर शायद ऊपर वाले ने हमारी मदद कर दी है। अब जाइए, जल्दी से अपना चश्मा ठीक करवा लीजिए और घर का कुछ सामान भी ले आइए। सोमनाथ बाबू बड़े प्रसन्न हुए। चश्मा बनवाने गए तो कुछ ताजे फल भी ले आए, घर का सारा सामान भी ले आए। शोभा भी उठकर बड़ी खुशी से सब काम निपटाने लगी। रात में चैन की नींद सोए। सुबह उठे तो रोशनदान से चमगादड़ फिर आ गई। देखो, ये फिर आ गई। अभी वो छड़ी उठाकर उसे भगाने ही जा रहे थे कि चमगादड़ नीचे आ गई। अरे मुझे मत भगाओ, मैं तुम्हारी किस्मत चमकाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो रोशनदान से निकल गई। सोमनाथ बाबू आश्चर्य से वहाँ पड़ी गड्डी देखते रह गए। शोभा, ये चमगादड़ कोई सामान्य चमगादड़ नहीं है, ये जादुई चमगादड़ है। देखो, आज फिर 50,000 रुपए रखे हैं। पैसे रख लीजिए, ये बात किसी से मत कहिएगा। अब आपको ऑफिस के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों की जिंदगी आराम से कटने लगी। सोमनाथ बाबू ने घर की मरम्मत भी करवानी शुरू कर दिए। चमगादड़ हफ्ते में 2-3 बार तो आ ही जाती। एक दिन, आज एक बार ऑफिस चला जाता हूँ। चमगादड़ ने कहा था तुम्हारी किस्मत चमकाने आया हूँ। क्या पता सही में किस्मत चमक गई हो। उस दिन जब वो ऑफिस पहुँचे तो मधुसूदन उनको देखते ही, अरे सोमनाथ बाबू, आपने कौन सा सोर्स लगवाया? आपका काम हो गया, आपकी फाइल तो क्लियर हो गई। अब तो आपको पूरे 10 लाख का एरियर मिलेगा। सोमनाथ बाबू ने खुशी से मधुसूदन बाबू से हाथ मिलाया। मधुसूदन, आपने मेरी बहुत बकवास सुनी है, बहुत मदद की आपने। एक दिन घर आइए। जी जी, जरूर आऊंगा। सोमनाथ बाबू घर में घुसते ही, अरे शोभा, सुनती हो? हमारा काम हो गया। अब हमें हर महीने पेंशन मिलेगी। हमारी गरीबी कट गई। उस चमगादड़ ने ठीक ही कहा था। इसलिए कहा जाता है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। दूसरे दिन रविवार था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सोमनाथ बाबू ने दरवाजा खोल देखा तो मधुसूदन बाबू खड़े थे। आइए मधुसूदन बाबू, हमारे अहोभाग्य की आप हमारे घर पधारे। अरे, आप तो कहते हैं कि आपके पास खाने तक के पैसे भी नहीं है, पर घर की मरम्मत करवा रहे हैं। हाँ, वो बच्चों ने कुछ पैसे भेज दिए थे। मधुसूदन लालची आदमी था। थोड़ी देर ही उनके घर रहा, पर उनकी चालाक आंखों से घर का जायजा लेता रहा। चाय पीकर जाने लगा तो, सोमनाथ बाबू, आपको पैसे की उतनी जरूरत नहीं है जितना आप रोते रहते हैं। आपको क्या पता कि हमने कैसे कैसे दिन देखे हैं। ये सब तो उसी चमगादड़ का चमत्कार है। सोमनाथ बाबू के मुंह से चमगादड़ का नाम सुनते ही, दरअसल ये बच्चों को चमगादड़ ही बुलाते हैं। मधुसूदन को बात कुछ जची नहीं। उन लोगों का रहन सहन देखकर उसका मन महसूस रहा था। इतना पैसा है इनके पास, फिर भी बंदा रोज फटी चप्पल घिसटते हुए ऑफिस आकर दिमाग खराब करता है। मुझे लगता है जरूर इसको कहीं से गड़ा हुआ धन मिल गया है। लड़कों ने पिछले 10 साल से नहीं पूछा, अचानक कैसे पैसे भेज दिए हैं? यही सोचते सोचते वो अपने घर चला गया। लेकिन वो सोमनाथ बाबू के घर पर नजर रखने लगा। एक दिन वो उनकी खिड़की से चुपके से झांक रहा था। मधुसूदन ने देखा कि सोमनाथ बाबू के रोशनदान में एक बड़ा सा चमगादड़ आया। वो लपक कर एक पेड़ पर चढ़कर रोशनदान के पास ही पहुंच गया। उसने झांक कर देखा तो, अब सब ठीक है ना? अरे भाई, तुम्हारे एहसान तो कभी नहीं भूल सकता। तुमने हमारी नैया ही पार लगा दी। मधुसूदन को चमगादड़ को बोलते हुए देखकर बड़ी हैरानी हुई। चमगादड़ जैसे ही बाहर निकला, मधुसूदन ने उसे पकड़ लिया। उसके हाथ लगते ही चमगादड़ ने उसकी नाक अपने मुंह में दबा ली। तुम जैसे लोगों की वजह से एक ईमानदार आदमी 10 साल से ठोकर खा रहा था। अब तुम्हारी नौकरी भी जाने वाली है। सोमनाथ बाबू, बचाओ!
बचाओ। चमगादड़ के जाने के बाद सोमनाथ बाबू अपनी पत्नी के साथ बाजार जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए थे। जैसे ही उनके कानों में मधुसूदन की आवाज टकराई, वो भागकर उधर गए तो देखा कि चमगादड़ अभी भी उनकी नाक चबा रही थी। इनको छोड़ दो, इन्होंने मेरी बहुत मदद की है। आप बहुत ही सरल इंसान हैं। इसी की वजह से आपका पैसा अब तक रुका हुआ था और अब आपकी तरक्की इससे देखी नहीं जा रही है। सोमनाथ बाबू, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती किया है। सोमनाथ बाबू उसे वहीं छोड़कर गाड़ी में बैठ गए। दूसरे दिन मधुसूदन की नौकरी भी चली गई। इसलिए कहा जाता है कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला कभी कभी स्वयं उस गड्ढे में गिर जाता है। जादुई चमगादड़ ने सोमनाथ बाबू की जिंदगी संवार दी थी।